प्यारे बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण का एक विषय है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम के बारे में बताने से पहले मैं आपके सामने एक अनुच्छेद पढ़ रही हूँ। तो वो अनुच्छेद को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उसके बाद आप यह निर्णय कीजिएगा कि इसमें इसकी सुंदरता जो है वो किस प्रकार सर्वनाम के प्रयोग न करने से क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, जैसे है सांप बोला आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक हो, मेरे लिए तो वह गुफा ही भली। तो यह जो आपने अनुच्छेद सुना, तो आपको इसको सुनकर कैसा लग रहा है? यह आप बताइए कि आकाश जो शब्द है, उस आकाश शब्द को बार बार दोहराया जा रहा है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि एक ही शब्द की आवृत्ति से कैसे भाषा का सौंदर्य नष्ट हो जाता है, और भाषा की इसी सुंदरता को बचाए रखने के लिए भाषा में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सर्वनाम का प्रयोग भाषा की सुंदरता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। एक और वाक्य देखिए, राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, राम विद्यालय में पढ़ाई करता है, राम छुट्टी के बाद घर आता है। तो यहाँ पर राम शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। अगर हम उस राम की जगह पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वह वाक्य की सुंदरता भी बनाए रखेगा और वह सुनने में और लिखने में भी अच्छा लगेगा। जैसे हम कहेंगे राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, वह विद्यालय में पढ़ाई करता है और वह छुट्टी के बाद वापस घर आता है। तो यहाँ पर हम राम के स्थान पर वह और का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह क्या होगा? सर्वनाम शब्द होगा। तो इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो सुंदरता है, भाषा की सुंदरता है, उसको कायम रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सर्वनाम का अर्थ हम कह सकते हैं सबके लिए नाम या सबका नाम। क्या कह सकते हैं? सर्वनाम का अर्थ सबके लिए नाम या सबका नाम। व्याकरण के अर्थ में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम जो शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं वह देखिए आप। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है अनिश्चयवाचक, फिर है संबंधवाचक, फिर है प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम कहाँ पर होगा? तो जब हम अपने दोस्त से किसी तीसरे की बात करते हैं तो वह क्या कहलाएगा? वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे हम कहते हैं हम, मैं, ये उत्तम होगा, तुम मध्यम में आएगा और वह अन्य पुरुष में आएगा। ठीक है, जब हम धातु रूप याद करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इसको हम याद करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है कि जब हम दो लोग बात करते हैं तो हम दो बात करते हैं, हम लोग, और वो जो तीसरा है, तो वह सब क्या कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं अभी बताया था मैंने। पहला आता है उत्तम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहाँ पर होगा? जहाँ पर वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। समझ में आ गया होगा? जैसे मैं व्यायाम कर रही हूँ, हम कल घूमने जाएंगे, मेरा नाम सीता है, हमारा सारा काम पूरा हो गया है। तो वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है।
फिर दूसरा मैंने बताया था मध्यम पुरुषवाचक, तो वो कहाँ पर होगा, जहाँ पर वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाला अथवा श्रोता के लिए किया जाता है तो वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम गुजरात से कब लौटे, तुम सब कहाँ जा रहे हो, आप कल हमारे घर आइए, तुमने अब तक सफाई नहीं की। तो यहाँ पर तुम, तुमने, आप, तुम, ये सब जो शब्द हैं वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। फिर तीसरा इसी का पुरुषवाचक का तीसरा जो वह है भेद है वह है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहाँ पर होगा, जहाँ पर वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं होता है उसके संबंध में अगर हम बात करते हैं तो वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात दो व्यक्ति मिलकर अगर किसी तीसरे के बारे में बातें कर रहे होंगे और जो वहाँ पर उपस्थित नहीं होगा तो उसके लिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वे आपस में बात कर रहे थे, ठीक है, वे कौन है, वे पता नहीं है, उपस्थित नहीं है। उन्होंने राधिका को क्यों नहीं बुलाया, किसी थर्ड के बारे में, तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, वह बहुत अच्छा चित्रकार है, ठीक है, हम किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वह, उन्होंने, वे, ये सब क्या हो जाएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। फिर है अगला निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहाँ पर होगा, जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द किसी निकट या दूर के व्यक्ति अथवा वस्तु को की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, ये, वे। तो इसे कैसे बोल सकते हैं, यह मेरा दोस्त है, इस कक्षा में बहुत बच्चे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। फिर अगला भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहाँ पर होता है, जिन सर्वनामों में किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का निश्चित रूप से बोध नहीं कराते हैं, हमें जानकारी नहीं देते हैं तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे लगता है यहाँ कुछ हो गया है इसलिए बहुत भीड़ है, पता नहीं है क्या हुआ है कि कौन सी घटना घटी है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, कुछ, ठीक है, तो कुछ क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर हम कहते हैं देखो कोई आया है, तो हम क्या कहेंगे, कोई क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हो जाएगा। फिर है अगला आपका, अगला है संबंधवाचक। अगला आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम कहाँ पर होता है, जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो जैसे इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो गुफा में रहता है वो सन्यासी है, ठीक है, तो यहाँ पर सन्यासी का संबंध किसके साथ बता रहा है, गुफा के साथ बता रहा है। तो जो, वो, ये क्या है, दोनों संबंधवाचक सर्वनाम हैं, जो और वो। फिर एक और उदाहरण देखिए, जैसे जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। तो जो और वो दोनों क्या हैं, एक दूसरे से संबंध को बता रहे हैं तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। फिर एक उदाहरण और देखिए, जिसने गलती की उसे सजा मिलेगी।
तो जिसने और उसे, जिसने और जिसे, जिसने गलती की उसे सज़ा मिलेगी। तो यहाँ पर जिसने और उसे दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में संबंध को स्थापित कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिसने और उसे संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। ठीक है। फिर है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में निजीपन जैसा प्रतीत हो, जैसे मेरा, अपना, आप, तो ये सब क्या हो जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। फिर है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अर्थात निज अर्थात अपना। निज का मतलब क्या हुआ, अपना। तो वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं अपना काम कर रही हूँ, तो अपना काम। ठीक है। फिर है, कल मैं स्वयं बैंक जाऊंगी। तो स्वयं क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं स्कूल बैग अपने आप तैयार करती हूँ। तो अपने आप निजवाचक सर्वनाम होगा। और अंतिम इसका प्रकार है छठा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहाँ पर होता है, जहाँ प्रश्न पूछने जैसा प्रतीत हो, ऐसे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के संबंध में प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो जैसे आज क्रिकेट मैच कौन जीता, तो कौन क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। यह पौधा किसने लगाया, तो किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तुम क्या पढ़ रहे हो, तो यह भी क्या हो जाएगा, क्या जो शब्द है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाया जाएगा।